मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बच्चों का अक्सर सवाल होता है कि एटम कैसा होता है। हम अमूमन बच्चों को एटम की शक्ल ऐसे दिखाते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। हमें अभी रिसेंटली पता चला है कि एटम इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं। पर एटम की शक्ल जानने से पहले एटम के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन सेब से जितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा सेब एटम से होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एटम कितना छोटा होगा। एटम के बारे में सबसे पहले बताया डेमोक्रिटस ने, जिन्होंने कहा कि हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। उसके बाद एटम के बारे में जानने की कोशिश की जॉन डाल्टन ने। उन्होंने गौर किया कि जितने भी केमिकल फॉर्मूले हैं, उनमें एलिमेंट्स या तो एक होते हैं, या दो होते हैं, या तीन होते हैं। और इस बेसिस पर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि ज़रूर मटेरियल्स ऐसी छोटी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। पर अमूमन केमिस्ट को यह समझने में मुश्किल पेश आ रही थी कि एटम्स क्या हैं। मसलन डिमिट्री मेंडलीव को ही ले लीजिए, जो कि एक बहुत बड़े केमिस्ट थे और जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीव क्योंकि एटम को देख नहीं सकता था, इसलिए वो एटम के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज्यादा खुश नहीं था। यही हाल बाकी केमिस्ट का भी था, और वो एटम को जानने से और उसको मानने से इनकार कर चुके थे। पर इसका तो बड़ा एक सिंपल हल था, और वो ये कि हम एक माइक्रोस्कोप लेते और उसके नीचे एटम को रखते, और जैसे ही लाइट एटम पे पड़ती वो रिफ्लेक्ट होती और हम उसको देख लेते। पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एटम का साइज लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा कम है। एटम लाइट की वेवलेंथ से 1000 गुना छोटा है। इसलिए लाइट की वेवलेंथ या लाइट उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती, उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, और जब लाइट किसी चीज से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती तो हम उसे देख नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि हमें विजिबल लाइट से एक्सरेज और गैमा रेज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ बहुत कम होती है। 1895 में एक साइंटिस्ट विलहेल्म कॉनरेड ने एक्सरेज दरियाफ्त की, और इन एक्सरेज का फायदा केमिस्ट ने भी उठाया। अमूमन एक्सरेज को पेनिट्रेट करके बॉडी का स्केलेटन देखा जाता था, पर केमिस्ट ने वही एक्सरेज ली और उनको एटम पर बम्बार्ड किया। अब इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरेज मैंने आपको दिखा दी हैं। इनका एंगल बदल चुका है, तो एटम्स एक्सरेज को स्कैटर कर देते हैं, उनका एंगल बदल देते हैं। इस चीज को हमने इस्तेमाल किया क्रिस्टलोग्राफी में। और क्रिस्टलोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम एक्सरेज लेते हैं और एक क्रिस्टल लेते हैं। इस क्रिस्टल के अंदर हमें एटम्स के स्ट्रक्चर का वो किस ओरिएंटेशन में है मालूम नहीं। हम इस पर एक्सरेज बम्बार्ड करते हैं। एक्सरेज जब एटम्स के साथ टकराती हैं तो वो स्कैटर हो जाती हैं, और उसको हम एक फिल्म पर इन तमाम स्कैटर्ड एक्सरेज को ले लेते हैं, और ये जो फिल्म है इसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम में फीड कर दिया जाता है, जो इन स्कैटरिंग पैरामीटर्स को देख के, पैटर्न्स को देख के रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करता है कि क्रिस्टल में एटम्स किस स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल्स को रिकग्नाइज भी करते हैं और उनके स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात भी हासिल करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ऐसा ही एक अपरेटस दिखाया है जो क्रिस्टलोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सरेज का इस्तेमाल सिर्फ क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स जानने के लिए ही नहीं हुआ, बल्कि एक्सरे से हमने डीएनए की साख्त को भी मालूम किया, स्ट्रक्चर को भी मालूम किया। यहाँ पर मैंने आपको एक एक्सरे पिक्चर दिखाई है डीएनए की, जो कि बहुत पहले एक साइंटिस्ट ने खींची, और इस पिक्चर से अंदाजा हुआ कि डीएनए में डबल हेलिक्स मौजूद होता है। इस डिस्कवरी की बेसिस पर 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला। तो सिर्फ क्रिस्टल के लिए हमने एक्सरेज को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि और स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स जानने को भी इस्तेमाल किया। यहां पर मैंने आपको दिखाई है एक और माइक्रोस्कोप। ये है एक स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये बहुत जदीद माइक्रोस्कोप थी और इसका फंक्शन बड़ा सिंपल था। यहां पर मैंने आपको दिखाया है, ये इसकी निडल है।
अगर आप आंख बंद करके एक सरफेस पे हाथ फेरें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कहां से उभरी हुई है और कहां से वो नीचे गई हुई है। बिल्कुल यही फिलॉसफी थी इस माइक्रोस्कोप की, जिसे हम एसटीएम कहते हैं। इसकी एक निडल थी और वो निडल किसी भी मटेरियल के ऊपर से गुजरती थी। इस निडल को बाइस दिया जाता था और इस मटेरियल को भी बाइसिंग दी जाती थी, और ये निडल इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करती थी। और क्वांटम टनलिंग की वजह से जो टनलिंग करंट था वो वेरी करता था जब भी सरफेस में किसी किस्म की चेंज आती थी। यहां पर मैंने आपको इसका सिग्नल दिखाया है। जैसे जैसे ये निडल इसके ऊपर से गुजरेगी, करंट का फ्लो जो है वो डिफरेंट होगा, और उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि एटम्स जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस मटेरियल में। यहाँ पर मैंने आपको एक और इसकी एग्जांपल दिखाई है। ये इसकी बहुत बारीक निडल है। आप देखें तो ये बाल से भी ज्यादा पतली निडल होती है और ये स्कैन करती है, और जब ये निडल स्कैन करती है तो उसके साथ साथ हमें पता चलता रहता है, जिस तरह ये आप देखें, ये एक मटेरियल की सरफेस है, उसके ऊपर ये निडल स्कैन कर रही है, और इस निडल के स्कैन करने से हमें इस मटेरियल का भी अंदाजा हो रहा है कि इसकी सरफेस कैसे, और हमें एटम्स के बारे में भी पता चल रहा है कि एटम किस तरीके से है। तो जब हमने प्लैटिनम के एक सरफेस को स्कैन किया तो इस किस्म की तस्वीर हमें नजर आई। इस छोटे से हिस्से में 27,000 एटम्स मौजूद हैं। यहां से हमें यह पता चला कि एटम गोल है, वो राउंड है। आईबीएम ने एक और माइक्रोस्कोप बनाई जिसे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप कहते हैं, एएफएम कहते हैं। इसका प्रिंसिपल भी वैसा ही है, थोड़ा सा जदीद है, और इसमें हमारे पास एक कैंटिलीवर होती है और एक टिप है। ये टिप एटम की सरफेस को टच करती हुई जाती है। जैसे ही ये टिप ऊपर या नीचे होती है तो कैंटिलीवर जो है अपने होल्डर से मूव करती है। इसके ऊपर हमने एक लेजर बीम डाली होती है। जब ये टिप ऊपर नीचे होती है तो लेजर जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है वो, यहां पर मैंने आपको दिखाया, ये लेजर यहां से डर रही है एक्चुअली। तो जब लेजर यहां से डर रही है और उसको हम रीड कर रहे हैं इन 4 कोऑर्डिनेट्स में, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जब ये ऊपर नीचे होती है तो यहां पर जो लेजर होती है उसकी पोजीशन बदल जाती है। कभी वो इस कोऑर्डिनेट पे होती है, कभी वो इस पर, कभी इस पर, और कभी इस पर। और इस तरीके से आगे एक कंप्यूटर इस साख्त को, इस सरफेस की जो शेप है उसको रीड कर रहा होता है और उसको दोबारा बनाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एटम को भी देख सकते हैं और उसकी एटॉमिक लेवल पर सरफेस को भी मटेरियल की देख सकते हैं। मैंने आपको 10 माइक्रोमीटर की ये निडल दिखाई है जो कि हमारे बाल से भी ज्यादा पतली है, जो कि एटॉमिक सरफेसेस को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। कार्बन नैनो ट्यूब का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाया गया है जो कि हमने इससे रीड किया है, और इसके अलावा भी काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स रीड किए। तो जब हम एटम के लेवल पर चले गए और हमने एटम्स की सरफेसेस को रीड करना शुरू कर दिया, तो आईबीएम ने एटम्स का इस्तेमाल करते हुए 35 ज़ीनॉन एटम्स का इस्तेमाल करते हुए आईबीएम लिखा। ये इंडिविजुअल एटम से लिखा गया लोगो है आईबीएम का। साइंसदानों ने सोचा कि अब इससे अगली चीज इजाद की जाए, ऐसी टेलीस्कोप इजाद की जाए या एक ऐसा कैमरा इजाद किया जाए जो एटम की मूवमेंट को भी शो करे, क्योंकि अभी तक तो हम स्टेशनरी एटम्स देख रहे हैं, वो उनकी वाइब्रेशन को भी शो करे और उनके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं या टूटते हैं उनको भी हमें दिखा सके, एक ऐसी टेलीस्कोप। तो अब हम किस स्केल पर हैं? हम नैनोमीटर के स्केल में हैं, और हम बहुत थोड़े टाइम के लिए भी अगर कोई चेंज आती है किसी एटम के स्ट्रक्चर में, उसको मेजर करना चाहते तो हम फेम्टो सेकंड की बात कर रहे हैं। केमिस्ट अहमद जवायल ने 1989 में हमें ये टेलीस्कोप दी जो कि एटम के मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकती थी। इन्हें इस पर नोबेल प्राइज भी दिया गया और इन्हें फेम्टो केमिस्ट्री का फादर भी समझा जाता है। ये टेलीस्कोप हमें 4D इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देती थी। आप 4 डायमेंशंस पर हैरान होंगे, इसमें एक्स वाई जी 3 डायमेंशन स्पेस की हैं और चौथी टाइम की डायमेंशन है। तो स्पेस में और टाइम में अपनी पोजीशन कैसे बदल रहे हैं 4D अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया गया है जो कि बहुत छोटी शॉर्ट रेंज पल्सेस देती थी और उससे एटम्स को रीड करती थी। हम एटम की सतह पर तो आ चुके हैं, पर क्या हम एटम से आगे भी जा चुके हैं? क्या हमने एटम से आगे इलेक्ट्रॉन्स को भी देखा है? रिसेंटली हमें एक खबर मिली कि स्वीडन के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की वीडियो जारी की है।
इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहे थे, इसलिए इनको क्वांटम स्ट्रोबोस्कोप के साथ पहले फ्रीज किया गया और इनकी मूवमेंट को स्लो किया गया, और उसके बाद इनकी ये वीडियो बनाई गई और फिर उस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा स्लो किया गया ताकि हमें इलेक्ट्रॉन नज़र आ सके। इस वक्त आप इलेक्ट्रॉन की एक पिक्चर देख रहे हैं और ये एक रियल पिक्चर है। आईबीएम ने एटम्स के साथ सिर्फ आईबीएम का लोगो ही नहीं बनाया था। आईबीएम ने सिर्फ 37 एटम्स को इस्तेमाल करते हुए अपना लोगो ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक एनिमेशन भी बनाई। ये एनिमेशन, जिसे बॉय एंड हिज एटम कहा जाता है, इसमें एटम से एक बच्चा बनाया गया है जो कि अपनी स्लाइड के ऊपर मूव कर रहा है, उछल रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे लिखिएगा ताकि मैं जान सकूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है।